हाँ जी, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सदिश संयोजन के नियम। सदिशों का संयोजन क्या होता है और उससे संबंधित जो नियम है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बना लेना। ठीक है, तो सदिशों का संयोजन का मतलब होता है सदिशों का योगफल, सदिशों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो गणितीय विधि है उसके अकॉर्डिंगली आप जोड़ सकते हो। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, 3 + 3 5 होते हैं। लेकिन सदिशों का जोड़ना जो है वो थोड़ा सा अलग है। अदिशों का जो जोड़ना है वो तो नॉर्मल गणितीय विधि से आप जोड़ सकते हो, लेकिन सदिशों का जो जोड़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले उससे संबंधित नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में जो सदिशों का योगफल, व्यवकलन जो बाकी है, गुणा है, वो सब कुछ आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सदिशों का संयोजन, हेडिंग डालो सदिशों का संयोजन। सदिशों के संयोजन में लिखो किन्हीं दो या अधिक सदिशों को जोड़ना, किन्हीं 2 या अधिक सदिशों को जोड़ना सदिशों का संयोजन कहलाता है। किन्हीं 2 या अधिक सदिशों को जोड़ना सदिशों का संयोजन कहलाता है। सदिशों का संयोजन कहलाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो सदिशों के संयोजन से संबंधित, सदिशों के संयोजन से संबंधित सदिशों के संयोजन से संबंधित निम्न 3 नियम होते हैं। निम्न 3 नियम होते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग त्रिभुज नियम। फर्स्ट हेडिंग त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, इसका स्टेटमेंट लिखो, कथन जिसको बोलते हैं। त्रिभुज नियम होता क्या है वो लिखो। लिखो यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की, यदि 2 सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करे, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करे, निरूपित करे तो विपरीत क्रम में, निरूपित करे तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा, तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा, विपरीत क्रम में तीसरी भुजा इनके योगफल या परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा इनके योगफल
या परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। इनके योगफल या परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ठीक है, इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के कि यदि दो सदिश स्मॉल ए वेक्टर व स्मॉल बी वेक्टर हो तो, यदि दो सदिश स्मॉल ए वेक्टर व स्मॉल बी वेक्टर हो तो स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर हो वह तीसरी भुजा बी वेक्टर हो, वह तीसरी भुजा का सदिश सी वेक्टर हो तो, सी वेक्टर हो तो त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायग्राम बना के समझा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लो कि यदि, डायग्राम यहां बनाना है आपको साइड में, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर और ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर या आर वेक्टर, सी वेक्टर या आर वेक्टर। आर को बोलते हैं परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये कोई त्रिभुज आपका ए बी और सी, ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, तो यदि डायग्राम के नीचे डायग्राम साइड में बना के यहाँ लिखना, यदि सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश। ठीक है, यदि सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं समझाता हूँ आपको। इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो समझो इसको कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई दो भुजा एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे। जैसे सपोज करो ये हो गई अपने पास ए वेक्टर, एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई अपने पास ये बी वेक्टर। तो इसकी दिशा इस साइड में, इसकी दिशा इस साइड में, दिशा दोनों की एक ही है। तो एक ही दिशा में किसी सदिश की दो भुजाओं को व्यक्त करे तो इसको बंद करने वाली भुजा या सामने से जो विपरीत भुजा है वो इनके योगफल को व्यक्त करती है, वो इनके योगफल को व्यक्त करती है। और इनका योगफल जो है इसको परिणामी सदिश बोलते हैं। इस योगफल को क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया आपके पास एक्स वेक्टर, ये हो गया आपके पास वाई वेक्टर। तो सामने वाली भुजा इधर से आ रही है ना, बंद करने वाली भुजा, विपरीत क्रम में जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, वो उनके योगफल को व्यक्त करती है। ठीक है, ये सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, लिख लो इसको, लिखना चाहो तो। नेक्स्ट डालो हेडिंग, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश संयोजन का
समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो, यदि दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हों, यदि दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हों तो उनका परिणामी सदिश चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो उनका परिणामी सदिश चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। चतुर्भुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके नीचे लिखो, इस नियमानुसार इस नियमानुसार यदि किन्हीं दो सदिशों को, यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की, यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं क्या लिखा है मैंने आपको, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करे, दो आसन भुजाओं को व्यक्त करे, तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण, तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण चतुर्भुज, तो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ठीक है, हाँ, अब इसका डायग्राम बनाओ। इसके चलो डायग्राम बनाओ पहले इसका। ये एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, ध्यान से समझना इसको सभी। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पीडली बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। उसके बाद में भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना। लाइन डेश ही करनी है आपको, ठीक है। और ये हो जाएगी डार्क लाइन, ये हो गया इसका विकिरण। इसको क्या बोलेंगे, परिणामी सदिश। ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, परिणामी सदिश। ये दो आसन भुजाएं पी वेक्टर, ये मान लो क्यू वेक्टर है, और ये हो गया आपका पी वेक्टर। ठीक है, अब ये पी वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पी वेक्टर, आमने सामने की भुजा। ठीक है भाई, ये पी वेक्टर, तो ये भी पी वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर। ठीक है, तो इसको मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, डायग्राम बना लो, और डायग्राम बना के डायग्राम के नीचे
जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है आपको, ठीक है। कि यदि दो सदिश पी वेक्टर और क्यू वेक्टर किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें, एक तो ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, इनको व्यक्त करें, तो इनके कटान बिंदु, यहाँ से कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, ठीक है। ये आर वेक्टर है, इसको व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये क्यू वेक्टर है, तो ये भी क्या हो गया क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर, तो ये भी क्या हो गया पी वेक्टर, इसको आर वेक्टर बोलेंगे यहाँ पे। ये आर वेक्टर क्या है, परिणामी सदिश, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो एक तो ये भुजा है, इसकी दिशा इस साइड में है पी वेक्टर, फिर ऊपर चला गया अपना क्यू वेक्टर, ठीक है ना, क्यू वेक्टर चला गया ऊपर, और सामने से क्या है अपना आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, किसके नियमानुसार, त्रिभुज के नियमानुसार, ठीक है ना, त्रिभुज के नियमानुसार आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो आप लोग डायग्राम बना के और डायग्राम के नीचे, ठीक है ना, लिखो कि यदि दो सदिश पी वेक्टर व क्यू वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को व्यक्त करे, तब चतुर्भुज के विकीर्णतः परिणामी सदिश त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर है ये यहाँ पे त्रिभुज नियम से ज्ञात किया है हमने, ठीक है। चतुर्भुज नियम से आर वेक्टर ज्ञात करेंगे, उसका अलग मेथड है। ये तो इसका मैंने स्टेटमेंट लिखाया, आपको सिर्फ कथन लिखाया है कि जो विकिरण है वो परिणामी सदिश आर वेक्टर को व्यक्त करता है, बस इतना ही नियम है ये कि परिणामी सदिश आर वेक्टर को व्यक्त करता है। अब इस डायग्राम से ये आया है आपके पास, डायग्राम से आपने ये प्राप्त किया है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो बात आपने यहाँ पे लिखी है, ये डायग्राम से लिखी है। ये इसमें देखो दो त्रिभुज हैं, एक तो ये और एक ये, इस त्रिभुज में नियम लगाओगे तो क्यू वेक्टर ये रहा, पी वेक्टर ये रहा, और सामने से जा रहा है आर वेक्टर, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। अब डबल हेडिंग इसके नीचे ये लिख के नीचे हेडिंग डालो, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश का परिमाण या मान ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश का परिमाण या मान ज्ञात करना, इसके ब्रैकेट में लिख लो, कोज्या नियम, ठीक है ना, इसके ब्रैकेट में लिख लो। अब देखो जैसे अपने पास आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, बच्चों को मालूम नहीं होती ये बातें, अक्सर क्या है कि आप पढ़ लेते हो लेकिन आपको मालूम नहीं होती। साइन थीटा एक होता है कोस थीटा और एक नॉर्मल मानते हैं टेन थीटा, इन तीनों की बात करते हैं, बेसिकली यही चलते हैं, आगे तो इनका कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। अब साइन थीटा में जो साइन है वो तो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात,
त्रिकोणमितीय अनुपात, वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। और थीटा जो है वो है आपका कोण, ठीक है। अब साइन जो है ना, साइन, इसकी फुल फॉर्म होती है साइन, SINE, इसमें से साइन लिया गया खाली, ठीक है। और इस साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, ठीक है ना, ज्या, जया नहीं ज्या। कोस थीटा है, इसमें कोस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, ठीक है। थीटा पता ही है, एंगल है आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोज्या, ये होता है अपना कोज्या। कोस थीटा में कोस क्या होता है? कोज्या। और टेन थीटा जो है, इसमें टेन को बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है स्पर्शज्या, ठीक है, स्पर्शज्या। इसलिए यहां पे कोस काम में लेंगे, इसलिए नियम क्या हो गया? कोज्या नियम, ठीक है। मतलब कोसाइन काम में लेंगे, इसको कोज्या नियम या कोसाइन लॉ बोलते हैं। बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। कोज्या नियम जो है ये आपको लिखना है, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आपको और त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हुए और परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, तो सभी बच्चे लिखें, लिखना शुरू करो। माना दो सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर, माना दो सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर थीटा कोण पर स्थित हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, ऐसे लिख लो। माना दो सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, वह इनका परिणामी सदिश, वह इनका परिणामी सदिश वह इनका परिणामी सदिश अल्फा कोण पर झुका हुआ है, इनका परिणामी सदिश अल्फा कोण पर झुका हुआ है। अल्फा कोण पर झुका हुआ है। अल्फा कोण पर झुका हुआ है। हमें इस परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण, हमें इस परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। आर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। इसके लिए माना P वेक्टर व Q वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। इसके लिए माना P वेक्टर व Q वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। ठीक है, चलो डायग्राम बना लो इसका, छोटा सा डायग्राम बना लो। दो डायग्राम बनाने हैं, आपको ध्यान रखना, दो डायग्राम बनाने हैं भाई। ये हो गया आपका P वेक्टर और P वेक्टर, Q वेक्टर जो है वो आप चलो इस तरीके से बना लो, यहीं से बना लो Q वेक्टर। ये हो गया आपका Q वेक्टर, ठीक है। इसको आगे बढ़ा के यहाँ से एक लंब डाल दिया 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है। और ये थीटा,
ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका आर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये अल्फा कोण पर झुका है। ठीक है, अल्फा कोण पर झुका है। ये डायग्राम बनाओ, फटाफट डायग्राम बना लो। ये कटान बिंदु ओ मान लो, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो एन। ठीक है, और यहां से यदि करना चाहो ना आप, दो डायग्राम बनाओ, चलो दो डायग्राम बना लो इसके। पी वेक्टर क्यू वेक्टर, ये हो जाएगा आपका क्यू वेक्टर, ये हो जाएगा आपका पी वेक्टर, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, ओ ए और एन, यहां से एक लंब डाल दिया मैंने, एन 90 डिग्री का कोण, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, दोनों डायग्राम बना लो। थीटा नहीं, ये अल्फा आएगा यहाँ पे, अल्फा कोण। ठीक है, अल्फा ये दिशा बताता है आर की। बना लिया डायग्राम, चलो ठीक है। अब देखो, ये थीटा कोण है ना, ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है। इस त्रिभुज की बात करेंगे बी एन, ये बी, ठीक है, बी एन। डायग्राम लिखा, क्या क्या लिखा आपने, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को माना जा सकता है। ठीक है, अब डायग्राम में ध्यान से देखो, थीटा जो है वो है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण, और अल्फा जो है वो है पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण। कहने का मतलब जो अल्फा है ये आपको आर वेक्टर की दिशा बताएगा। अब आर वेक्टर यहाँ पे अल्फा कोण पे है, अब आर वेक्टर सपोज करो खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ आर वेक्टर आ गया सपोज करो, तो ये अल्फा के इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि आर वेक्टर लंबवत नहीं हो गया क्या ये, देखो। ठीक है ना, ये बाद का प्रोसेस है, पहले आप क्या करो, इसका मान ज्ञात करते हैं, चलो आर का। ठीक है, हाँ, अब डायग्रामों के नीचे लिखो, आप डायग्राम के नीचे लिखो, परिणामी सदिश आर वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए, परिणामी सदिश आर वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए ओ ए या पी वेक्टर को ओ ए या पी वेक्टर को आगे बढ़ाकर बी से लंब बी एन डालते हैं, बी से लंब बी एन डालते हैं। बी से लंब बी एन डालते हैं। ठीक है, बी से लंब बी एन डालते हैं। अब अपने को ए एन का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं कि बी से लंब बी एन डालते हैं, तब त्रिभुज ओ एन बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ओ एन बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ओ एन बी, ए को भूल जाओ एक बार, ए को भूल जाओ। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर।
ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो परंतु ओ एन इज इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ए एन। क्यों? ओ ए प्लस ए एन, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। वीडियो को पॉज करके लिखते रहना भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, एक परंतु त्रिभुज बी ए एन से बाण, त्रिभुज बी ए एन से, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। इसमें देखो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा इक्वल टू ए एन और बी एन का मान ज्ञात करना ना अपने को। तो कोस थीटा का देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा काका से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है, ए एन, और कर्ण क्या है अपना ए बी, ठीक है। या कोस थीटा बराबर ए एन बटा क्यू, या क्यू वेक्टर, ठीक है। या ए एन इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, ए एन इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, ए एन इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा। लिख लिया सभी ने यहां तक? ए एन इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, क्यों, अब बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इस बी एन की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो ये लिख लेना आप, ए एन इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा। इसी प्रकार इसके नीचे क्या लिखोगे, इसी प्रकार साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए एन, सॉरी बी एन ना लंब, बी एन अपॉन कर्ण क्या है ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन बटा क्यू, या बी एन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, बी एन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। उसको समीकरण नंबर 3 दे देना, यदि आपने समीकरण नंबर 3 उसको नहीं दी है तो उसको समीकरण नंबर 3 दे देना, ठीक है। अब समीकरण 2 में आपको ये मान रखने हैं, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। समीकरण 2 में ये मान रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, चूंकि ओ से लेके एक क्या है, पी वेक्टर या पी, ठीक है। ओ ए का मान क्या है, पी वेक्टर या पी, ए एन का मान क्यू साइन थीटा, और बी एन का मान क्यू कोस थीटा, ठीक है। तब समीकरण 2 में मान रखोगे, क्या आएगा, ओबी का मान क्या है, ओबी का मान भी लिख देता हूं मैं, ओबी इज इक्वल टू आर वेक्टर या आर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी, ये a और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। लिख लेना आप लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, p तो हो जाएगा आपका a और q साइन थीटा क्या हो जाएगा b, ये पूरा पद क्या हो जाएगा b। ठीक है, ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज कर लो, एक बार पॉज करके यहाँ तक लिख लो। नीचे यहाँ पे थोड़ी धूप आ रही है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, इसको कर लेना सभी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, पता ही आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तब आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2pq कोस थीटा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, या आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा अंडर रूट 2pq कोस थीटा अंडर रूट। ठीक है, ये अपने पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, आर की फाइनल वैल्यू ये आएगी अपने पास। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और मैं इसके नीचे आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो लाइन लिख लो। उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण है। उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण है। उपरोक्त समीकरण परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण है। सभी वीडियो को लाइक करें और इसको लिख लेना, नोट्स लिख लेना सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।